ओके जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा, आज हम समझ लें जो CLO3 है ना उसको ख़त्म कर देंगे, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द बिजनेस प्लान एंड देन वील गो ऑन टू फाइनेंस एंड लास्टली वील बी टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। इन द मेन टाइम आपका जो एक्चुअल अमल है ऑफ रनिंग एन ऑनलाइन बिजनेस दैट विल कंटिन्यू। और मैंने थोड़ी सी अब वो प्लानिंग कर ली है, आखिरी 2 हफ्तों के अंदर आप लोगों की उसकी प्रेजेंटेशंस हो जाएंगी। ठीक है, सो आई थिंक वी आर वेल ऑन टारगेट। बीच में मैं कोशिश करूँगा कि एक और हमारा जो है गेस्ट लेक्चर हो जाए। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। सो हमने कैनवस की बात कर ली थी और लेट्स टॉक अबाउट द बिजनेस प्लान। ये एक्चुअली आज से 2008 के अंदर 9 के अंदर ये बिजनेस प्लान कंपटीशन शुरू हुआ था सबसे पहले। और इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में पाकिस्तान में ये जो साहब हैं जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम है अजहर रिजवी। इनका बहुत बड़ा हाथ है एंड ही हैज़ इज काइंड ऑफ डेडिकेटेड his life now towards enhancing the entrepreneurial environment in Pakistan. So ये जो प्लान का मेरा जो लेक्चर होता है ऑलवेज डेडिकेट दिस टू हिम। और इन्होंने जो सबसे पहला बिजनेस प्लान कंपटीशन हुआ था जिसका नाम था इन्वेंट, और जो कराची IBA के साथ किया था ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, वो इन्होंने और इनकी जो कंपनी है उसने किया था। ही इज़ ऑल्सो द फर्स्ट पर्सन टू हैव रिटन अ बुक इन इंग्लिश ऑन एंटरप्रेन्योरशिप इन पाकिस्तान। और उसके अंदर इन्होंने ही टॉक्ड अबाउट 27 केसेस, और उन 27 केसेस में 2 नष्ट के भी हैं। सो ही इज़ ऑल्सो रिटन अ बुक। He also has a YouTube channel. उसका actually I should put the link in one of these slides. ठीक है, so this is about Azhar Rizvi। और शुरू में बिजनेस प्लान कंपटीशन होता था जो कि अब बेसिकली प्रेजेंटेशंस होती हैं जिसमें आप अपना बिजनेस मॉडल समझाते हैं। सो बिजनेस प्लान है क्या? बिजनेस जो आप कैनवस है ना वो तो आप एक तस्वीर दिखा देते हैं। जो बिजनेस प्लान है उसके अंदर आप बाकायदा एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर बिजनेस प्लान की आपने डेफिनेशन पढ़नी है तो इट इज़ द फॉर्मल रिटन एक्सप्रेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योरियल विजन। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, आपका जो आपने प्रपोज किया होता है उसकी स्ट्रेटजी और ऑपरेशनल डिटेल्स होती हैं। और किस लिए इस्तेमाल करते हैं बिजनेस प्लान? नॉर्मली बिजनेस प्लान को आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको पैसे चाहिए होते हैं या जब आपने कोई चीज़ स्टार्ट करनी होती है। तो लोग उस पूरे प्लान को पढ़ के आपको फिर दे डिसाइड कि जी पैसे देने ही या नहीं। अब पैसे किस किस स्टेज पे चाहिए होते हैं आपको? ठीक है, अगर आप अपनी ज़िंदगी देखें तो आपको हर वक्त पैसे चाहिए होते हैं। ठीक है, इसी तरह कंपनी को हर वक्त पैसे चाहिए होते हैं इन ऑर्डर टू ऑपरेट। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप कंपनी की ज़िंदगी देखें, जिस तरह आपकी ज़िंदगी देख लें, आपकी रिक्वायरमेंट जब आप बच्चे थे तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फ़र्क थी, फिर आप स्कूल गए तो रिक्वायरमेंट फ़र्क थी, यूनिवर्सिटी में गए तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। ठीक है, तो इसी तरह जब अगर आप एक कंपनी की लाइफ साइकिल देख लें तो उसमें सीड, स्टार्टअप, ग्रोथ, एस्टैब्लिश, फिर एक्सपेंशन और मैच्योरिटी, इन सब स्टेजेस के ऊपर देयर इज़ अ गुड चांस कि आपको पैसे चाहिए होंगे, ख़ास तौर पे एक्सपेंशन में, ख़ास तौर पे ग्रोथ में।
ठीक है, probably even at the startup stage. So we'll be talking finance later on, जो कि हम इसी हफ्ते इंशाल्लाह वो भी शुरू कर देंगे। पर हर स्टेज पे आपको पैसे चाहिए होते हैं। जिनके पास आप जाते हैं पैसा मांगने के लिए, ख़ासतौर पे जब कंपनी बढ़ जाती हैं या ग्रोथ पे या एक्सपेंशन पे जाती हैं, तो वो फिर आपसे फॉर्मल डॉक्यूमेंट मांगते हैं। उसके लिए आप बिजनेस प्लान लिखते हैं उनके लिए, ठीक है। अब प्लान क्यों लिखें, वाई इवन क्रिएट ए बिजनेस प्लान? वेल, उसके पीछे आप एक ये सेइंग है, इन प्रेपरेशन फॉर बैटल आई हैव ऑलवेज फाउंड द प्लान्स आर यूजलेस बट प्लानिंग इज इंडिस्पेंसिबल, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, आप प्लानिंग जितनी मर्जी कर लें, जब एक्चुअल चीज़ होती है उससे फ़र्क होती है। तो आप कहते हैं कि यार पता नहीं क्यों प्लान बनाया, बट व्हाट ही इज सेइंग इज, this actually is a general from World War II. He said the act of planning itself is indispensable, and that is very important. The act of planning is most important. अभी मैं आपको उसकी वजह भी बताऊंगा। वैसे प्लान के बारे में जो माइक टाइसन है बॉक्सर, उसने भी बड़ी मज़े की बात की थी, यू ऑलवेज हैव अ प्लान अंटिल यू गेट पंच्ड इन द फेस, ठीक है, एंड देन आप then all hell breaks loose basically. अगर आप क्रिकेट मैच भी खेलते हैं तो आप प्लान बनाते हैं, और पहले प्लान बनाते हैं, बट जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड होता है, in many cases it is totally different because the situation keeps changing. But nobody has ever downplayed the importance of creating the plan. Why? Because it is the act of planning which is indispensable. और अगर आप प्लान करते हैं, सो लेट्स नाउ सी आपको फायदा क्या होता है उसमें। नंबर 1, रिड्यूसेस पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। हमेशा जब भी आप इकट्ठे बैठ के प्लान बनाते हैं या इकट्ठे बैठ के आप कोई प्लानिंग करते हैं, तो उसके अंदर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा आता है। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपका जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो आएगा इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे। सो इट इज़ बेटर कि आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को एट द प्लानिंग स्टेज ही कम कर लें। सो व्हेन यू ब्रेनस्टॉर्म यू आर एक्चुअली रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर द फ्यूचर, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब आप प्लान कर रहे होते हैं तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से योर प्लान इज देन एज कॉम्प्रिहेंसिव एज पॉसिबल। सो जितनी प्लानिंग करेंगे उतना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होगा, उतना सोचेंगे, जितने दिमाग उसके ऊपर इस्तेमाल होंगे उतने आइडियाज़ आएंगे, उतना कॉम्प्रिहेंसिव होगा। नाउ कम्युनिकेशन, ज़्यादा जो गलत फहमियाँ हैं ज़िंदगी में, ऑर्गेनाइजेशंस में, इट इज़ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कम्युनिकेशन। सो व्हेन यू प्लान, आप लोगों को चांस नहीं देते कि वो कहें कि जी आपने हमें बताया नहीं। सो द प्लान गिव्स यू अ चांस टू कम्युनिकेट टू एवरीवन, एंड देयरफॉर वंस द प्लान इज मेड, नोबडी कैन से कि जी हमें बताया नहीं था आपने। अच्छा, फिर क्या होता है कि जब आप इतने कॉम्प्रिहेंसिवली प्लान बनाते हैं या कोशिश करते हैं प्लान बनाने की टू बी टोटली कॉम्प्रिहेंसिव, तो जब कोई सिचुएशन आती है तो आप देखते हैं कि यार हमने प्लानिंग की स्टेज पे क्या किया था इस सर्कमस्टांस के बारे में। देयरफॉर द प्लान देन सर्व्स एज अ गाइड। और जो प्लानिंग प्रोसेस इटसेल्फ है उसके अंदर जाहिर है आप रिव्यू करते रहते हैं, आप रिवीजन करते रहते हैं until the deadline comes, ठीक है। सो business plan itself may not be implemented in exactly the true shape that you envision it, but for the organization the act of planning is necessary because it leads you to be comprehensive,
it minimizes miscommunication, it provides guidance for the future. ठीक है, so प्लानिंग के बहुत फायदे हैं और ये आप पढ़ लें. इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल. सो प्लानिंग इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. लेकिन आप कल हाउस प्लानिंग के लिए बाकी 6 हफ्ते जो रह गए हैं, जितना भी टाइम रह गया उसके जो उसको डिवाइड कैसे करना है. तो अगर आप थोड़ी सी प्लान कर लें ना तो ज़रा तसल्ली हो जाती है, बिकॉज आप जो अननोन जो है उसको नोन बनाने की मैक्सिमम कोशिश करते हैं. अच्छा, बिजनेस प्लान जो है जब आप बनाते हैं तो उसके मोर और लेस कहीं भी आप पढ़ लें तो कंपोनेंट्स यही होंगे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द कंपोनेंट्स वेरी ब्रीफली. ठीक है, सो आपको जब इंशाल्लाह आप में से कुछ हैं जिनको बिजनेस प्लान बनाने का मौका मिलेगा तो आप देखिएगा कि ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करते हैं और बिफोर यू प्रेजेंट द बिजनेस प्लान. एग्जेक्टिव समरी, इसके ऊपर मैं एंड में आऊँगा. हाउएवर इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. व्हाई? बिकॉज इट इज़ द समरी ऑफ द बिजनेस प्लान. ठीक है, एंड या मैं उसका नाम मैंने लिखा है निचोड़ है, पूरे बिजनेस प्लान का निचोड़ है. एंड इट इज़ read first and written last. It is read first because everyone wants to read briefly कि जी आगे है क्या इसके अंदर, और written last वो इसलिए कि जब आपने सारा कुछ लिख लिया हो तो तब ही आप उसको समराइज करके लिख सकते हैं. ठीक है, सो आप एज ऑल डॉक्यूमेंट्स गो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ी सी तमहीद बनानी होगी और आपको मकसद बताना होगा कि बिजनेस प्लान किस लिए लिखा है. एंड इनवेरिएबली जो मकसद यही होता है कि जी आप फंड्स जनरेट करें बेस्ड ऑन द बिजनेस प्लान. अच्छा, ये 4 चीज़ें हैं, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स. और विजन और मिशन में हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि भाई विजन क्या होता है और मिशन क्या होता है. तो मैं आपको ये 4 फॉर्मल डेफिनेशंस पढ़ा देता हूँ. अगली स्लाइड पे आपको इनकी मिसालें दूंगा. ठीक है, वैसे विजन इज़ अ वेरी पावरफुल वर्ड बिकॉज इफ समबडी कम्स अप विद अ ग्रेट विजन तो उसको विजनरी कहते हैं और विजनरी की हमेशा बहुत रिस्पेक्ट की जाती है. ठीक है, सो डिफाइंस द डिजायर्ड और इंटेंडेड फ्यूचर स्टेट. और जनरली इंटेंडेड फ्यूचर स्टेट runs into maybe into infinity at times, eternity. Mission, why it exists or defines the fundamental purpose. मैं इसको कहूँगा कि how, that is it describes the how. ठीक है, goals, a broad statement of what needs to be achieved, and objectives are measurable based on time frame. अब मैं आपको इनकी मिसालें देता हूँ ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए. ठीक है, सो विजन इज वेयर यू वांट टू बी, व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू वुड लाइक टू कीप ऑन डूइंग. सो सबसे पहले नासा की मिशन देखते हैं. अब ये देखें, ये विजन जो है ये टाइमलेस है. टू रीच फॉर न्यू हाइट्स एंड रिवील द अननोन so that what we do and learn will benefit all humankind. अभी अगर 400 साल पहले भी लिखी होती तो रेलेवेंट थी, आज भी रेलेवेंट है और 400 साल बाद भी रेलेवेंट होगी. ठीक है, सो विजन स्टेटमेंट इस तरह की होती है. याद रखें, आपकी अपनी विजन ऐसी ज़बरदस्त है कि आप रोज़ सूरज को देख सकते हैं, रात को आप आगे भी तारे देखते हैं, एंड दे आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ माइल्स अवे. तो आपकी जितनी दूर विजन जाती है उतने आप विजनरी कहे जा सकते हैं. मिशन, हाउ यू विल गेट देयर, ये मैंने
पहले भी दिखाया था और मैं फिर दिखाऊंगा। आई रियली लाइक दिस बिकॉज मिशन के साथ एक्शन ओरिएंटेड है। अब इस वक्त मिशन टू मार्स के ऊपर काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। यूएई ने भी एक भेज दिया हुआ है विच इज उसके गिर्द चक्कर लगा रहा है। सो नस्ट का जो मिशन है टू डेवलप नस्ट एज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च लेड यूनिवर्सिटी with a focus on technology, innovation and entrepreneurship. I think this is very well written. Then we go into goals. एक generic action, अब याद रखें हर चीज ऊपर की सबसेट है, विजन की, मिशन की, और फिर गोल्स जो हैं इट इज़ अ जेनेरिक गोल। मसलन अगर आप मुल्क की तरक्की के बारे में बात कर रहे हैं तो somebody can say कि जी we need to be self sufficient in energy and food needs. सो ये गोल्स हैं कि जी हमने एनर्जी और फूड के ऊपर बहुत तवज्जो देनी है, ठीक है। आप यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर जो है दैट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, वेयर एज ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी वेरी स्पेसिफिक। ऑब्जेक्टिव्स आर मेजरेबल एंड गिव अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। सो मेरा एक ऑब्जेक्टिव है I will fulfill 80% of my energy needs through alternate energy by the end of 2025. और मैंने इसको काफ़ी हद तक अचीव भी कर लिया, but this is an objective, so your success is measured, okay, by what you state in your objective. और आप लोग जब स्पेशली CV बनाएंगे एक जॉब से दूसरे जॉब के लिए, तो पीपल आर लुकिंग फॉर स्पेसिफिक फिगर्स कि जी मैंने इनकी प्रोडक्टिविटी को 25% बढ़ा दिया, या मैंने इनकी सेल्स को 50% इंक्रीज करवा दिया, या मेरी वजह से प्रोजेक्ट्स आए जिसकी वजह से हमने टीम बजाय एक के हमने 4 टीमें बना दी। सो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, दीज आर क्वाइट you must know the real meaning of objective, ठीक है, specific time and measurable. So आपने अपनी बिजनेस प्लान के अंदर अपनी कंपनी के बारे में ये चारों चीज़ें लिखनी है ताकि लोगों को समझ आ जाए कि आपकी कंपनी की नीयत क्या है, what are you all about, okay? And then we go into the other sections. अगर आप let's say कोई प्रोजेक्ट है, आपकी कंपनी है और आप एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, लेट्स से इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आप काम कर, तो फिर आप इस पूरी मार्केट को आप यहाँ डिस्क्राइब करेंगे, फिर आप बताएंगे कि जी एआई पे कितना काम हो रहा है, मार्केट लीडर कौन है, और फिर आप क्या इसमें करना चाहते हैं, ठीक है। सो जो भी आपकी मार्केट है आपको उसको एनालाइज करके आपको उसको प्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली आपने अपने कंपटीशन के बारे में भी बताना कि जी टोटल मार्केट के अंदर ये लोग हैं और ये हमारा कंपटीशन है, ये लीडर है, और हम इस मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, और इस मार्केट के अंदर हमारे ये रिसोर्सेज हैं और हमारी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स विद रिस्पेक्ट टू द अदर्स ये हैं, ठीक है। तो जिसको स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, वेयर यू कंपेयर योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, द अपॉर्चुनिटीज यू हैव एंड द थ्रेट्स vis-a-vis द अदर्स। द अदर्स आर योर कंपेटिटर्स। तो आपने एक कंपेटिटिव एनालिसिस भी करना है सो दैट द अदर्स कैन सी के मार्केट की सिचुएशन क्या है। अच्छा, आप ये ज़्यादा रेलेवेंट है जब आपने कोई मेगा स्ट्रक्चर या इस तरह की कोई चीज़ बनानी हो, या वैसे अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे लेना चाह रहे हैं तो आप उसके हवाले से भी बात कर सकते हैं। तो जब आपने कोई चीज़ डेवलप करनी है या प्रोड्यूस करनी हो तो आप बताएंगे कि जी अच्छा पहले हम ज़मीन लेंगे, फिर हम मशीनरी लेंगे, फिर साथ साथ हम
एचआर की टीम बनाएंगे, कितनी देर में क्या होगा और आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, और इस सारे के बीच में आप हाउ विल यू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द पीपल. वी टॉक्ड अ लॉट ऑन मार्केटिंग, बट मार्केटिंग में आपने ये बताना है कि जी मार्केटिंग के लिए आप क्या करेंगे ताकि लोग आपके पास आएंगे, आपके पोटेंशियल कस्टमर कौन से हैं. और इसके अंदर स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं तो यू विल डिस्कस द 4 P's ऑफ मार्केटिंग, जो कि हमने गुरेला मार्केटिंग के अंदर बात की थी. और साथ ही मार्केटिंग के साथ आप लिखेंगे, बताएंगे कि आपकी सेलिंग कितनी है, आपकी सेल्स की फोरकास्ट कितनी है. बिकॉज सारी जब मार्केटिंग स्ट्रेटजी बन जाती है, मार्केटिंग डेटा आता है, इट इज़ ओनली देन दैट यू कैन से ओके this is how much of the market that we can extract. So these are the 4 P's of marketing. Once again, for your review: product place, price and promotion. तो ये 4 चीज़ें आपको मार्केटिंग में डिस्कस करनी होगी कि आपने मार्केटिंग में आप क्या कुछ करेंगे. मार्केटिंग के बाद आते हैं फाइनेंशियल्स. बिकॉज जो भी आपको पैसे दे रहा होगा या आपका बिजनेस प्लान पढ़ रहा होगा, दे वुड वांट टू नो कि भाई आप लोग ये पैसे किधर खर्च करेंगे और कितने आएंगे और कितने जाएंगे. उसके लिए आपको 3 स्टेटमेंट जो हैं वो प्रोजेक्शंस बेस्ड आपको 3 स्टेटमेंट्स देनी होंगी. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लोज, पैसा कहाँ से आएगा, कितना आएगा और कहाँ जाएगा, और बैलेंस शीट. ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं आई विल डिस्कस व्हेन वी गेट इनटू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ फाइनेंस. बट आप याद रख लें सब लोग कि आपको, अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप में जाना हो या ना भी जाना हो, ये 3 स्टेटमेंट्स और इनका असल मतलब जो है ये आपको ज़िंदगी में ज़रूर पता होना चाहिए. ठीक है. एंड वी विल बी डिस्कसिंग these in more detail. ठीक है. सो फाइनेंशियल्स के साथ आपको क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, आपके कॉस्ट क्या हैं, वो सारी आपने डिटेल बतानी है. और फिर इनको इस्तेमाल करने की क्या स्ट्रेटजी है, इनको कंट्रोल करने की क्या स्ट्रेटजी है, दैट ऑल्सो यू विल डेवलप एंड देन लेट पीपल नो. अब हम आते हैं टीम की तरफ. ये याद रखें, ये जो टीम है, टीम इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. वाई? बिकॉज चलें अगर हम क्रिकेट का जिक्र करें, हम कहते हैं जी हमारी टीम इधर जा रही है, आपका सबसे पहला सवाल होता है इस टीम में कौन कौन है. बिकॉज यू वांट टू नो, आपके जहन में भी एक टीम होती है. बिकॉज आई थिंक हम सब क्रिकेट सिलेक्टर्स भी हैं जिन जिनको शौक़ है. तो बट जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो आप उनकी टीम देखते हैं कि भाई इनके अंदर अहम लोग कौन हैं, इनका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या है, ये कितनी तनख्वाहें देते हैं, हाउ गुड इज़ देयर एचआर. क्योंकि ये एचआर जो है ना, इनकी जो फिलॉसफी है वो ही कंपनी का कल्चर सेट है. अब आप देखें मसलन गूगल जो है उसका कल्चर ऐसा है कि आप अगर वहाँ सूट पहन के जाएंगे काम पे तो यू विल बी ए मिसफिट. जो कि यू नो इन कंपनी से पहले इन इवन until the 70s it was unheard of because everybody had to be formal. even now अगर आप फाइनेंशियल कंपनीज में काम कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी फॉर्मली ड्रेस्ड. ठीक है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन रिसोर्स फिलॉसफी कि भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है. और यही वो चीज़ें हैं जिसको कहते हैं इंटेंजिबल्स. सो इसी से आपकी कंपनी का कल्चर बनता है. तो एक टीम, उस टीम की रेपुटेशन क्या है मार्केट में या वैसे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो दी
people will analyze your team and then take a decision, and in many cases the decision is made based on your team alone at times. ये टीम बहुत अच्छी है, ट्रस्टवर्दी है, इसकी सक्सेस स्टोरीज पहले की हैं, देयरफॉर इनको पैसे दे दें। नाउ जब भी आप किसी के पास जा रहे होंगे पैसे मांगने के लिए, आपने ये बताना होगा कि जी ये किस टाइप का बिजनेस है और इसकी ओनरशिप क्या है, इक्विटी पोजीशन यानी कि ओनरशिप पोजीशन। अगर आप पैसे मांग रहे हैं तो आपको ये बताना है कि जी जो ओनर्स हैं यानी कि जो सीनियर मैनेजमेंट है या जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी उनका इतना % है। कुछ कंपनीज एम्प्लॉयज़ को भी पैसे मतलब दे मेक देम ओनर्स ऑफ द कंपनी, उनके लिए इतना है। और फिर जो पैसे देंगे उनके लिए कोई इक्विटी पोजीशन है या नहीं। अगर आप बैंक के पास जा रहे हैं तो उनको तो आप ओनरशिप नहीं देंगे, लेकिन अगर आप किसी और के पास जा रहे हैं एंड वील टॉक अबाउट इट इन फाइनेंस, उनको आप कितनी ओनरशिप देंगे, ठीक है। सो these are the ownership positions that you have to disclose in your business plan कि ये proposed है। Finally, everybody talks about exit strategy कि भाई जब आपकी कंपनी ज़बरदस्त हो जाएगी, एक्सपैंड कर जाएगी, ग्रो कर जाएगी, रेपुटेशन अच्छी होगी, तो फिर आपने उसके साथ करना क्या, आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है। क्या आर यू गोइंग टू सेल द कंपनी, a lot of people do, are you going to sell the shares of the company, जो आपके बिटवीन द ओनर्स कितने शेयर्स हैं, आर यू गोइंग टू डाइल्यूट यानी कि आप एक हिस्सा रखें अपने पास और बाकी बेच दें, या आप जा रहे हैं आईपीओ के लिए। आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल प्रोडक्ट ऑफरिंग, यानी कि क्या आप कंपनी को पब्लिक लेके जा रहे हैं या नहीं, ठीक है। और कंपनी की अल्टीमेट सक्सेस इससे मेजर होती है कि आपने इसको स्टॉक मार्केट पे चढ़ाए, एंड देन यू स्पेसिफाई अ टाइम फ्रेम, एंड देन यू मस्ट ऑलवेज इन ऑल केसेस टेल के जी रिस्क्स क्या हैं हर स्टेज के ऊपर। Now I come to the last part, which is the executive summary या निचोड़। एग्जेक्टिव समरी हमेशा मैक्सिमम 2 से 3 पेजेस होने चाहिए, और आई हैव रेड 1 पेज एग्जेक्टिव समरी ऑल्सो, और उसके अंदर हर सेक्शन के बारे में आपने लिखना होता है, जो सारी बातें आपने की हैं, और उसके क्रेडेंशियल्स क्या होने चाहिए। इट हैज़ टू बी इंटरेस्टिंग, पावरफुल, कंपेनिंग, मीनिंगफुल एंड प्रिसाइज। याद रखें, अगर आप किसी कंपनी के सीईओ को अपना बिजनेस प्लान दे रहे हैं तो दैट पर्सन इज ओनली गोइंग टू रीड द एग्जेक्टिव समरी। वो एग्जेक्टिव समरी पढ़ के इंटरेस्ट अगर डेवलप हुआ तो फिर वो अपनी टीम को आगे बांटेंगे या आपसे और कॉपियाँ मांगेंगे, एंड देन द टीम विल डू व्हाट इज नोन एज ड्यू डिलिजेंस ऑन इट। कि भाई ये देखें, मार्केटिंग कह रहे हैं, ये फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं, जरा इनको चेक तो करें कि ये जो बातें कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं या नहीं। सो एग्जेक्टिव समरी इज द आई कैचर, इज द अटेंशन ग्रैबर, and it must be written, it is written last because आपकी सारा thought process गुजर चुका होता है, and read first, ठीक है। so executive summary is extremely important। so आज के जो key takeaways हैं आज के लेक्चर के, वो ये importance of planning, because the act of planning is important, why and when business plans are required, and finally कि business plan के key components क्या हैं, ठीक है जी। ओके।